देखो बालक, आज हम अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान को, बायोलॉजी द्वादश का। रसायन विज्ञान तो बहुत अध्ययन कर लिए। बहुत लोग कह रहे थे जीव विज्ञान का वीडियो नहीं आ रहा है, तो हम सोचे कि जीव विज्ञान को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। और जब जीव विज्ञान को हम देख रहे हैं तो इसको इस प्रकार से देखेंगे कि लगभग आपका संपूर्ण जीव विज्ञान आ जाए। मैं प्रयत्न करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा जीव विज्ञान समाप्त हो जाए। यदि ज्यादा लंबा होगा तो उसको 2 या 3 किया जाएगा। इन प्रयास ये रहेगा कि एक वीडियो में पूरा का पूरा क्या हो, जीव विज्ञान समाप्त हो जाए। उसके लिए कुछ प्रश्न हमने बनाया हुआ है। इस प्रश्न को ही प्रत्येक अध्याय से वो प्रश्न है, प्रश्न को हम एक एक करके देखेंगे और उस प्रश्न को समझेंगे कि उसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से हम आंसर देंगे। तो बालक, पहला प्रश्न क्या है? टेपिटम किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, टेपिटम किसे कहते हैं? देखो, आप जब टेपिटम की बात करोगे तो आपको पता है पुष्प में पुंकेसर पाए जाते हैं ना। ऊपर क्या? परागकोश। नीचे क्या? कुतंतु या तंतु कहते हो आप। और ये जहां से जुड़े होते हैं इसको योजी कहते हो। परागकोश और कुतंतु जहां से जुड़े हैं उसको क्या कहते हैं आप? योजी कहते हैं। अब बात कर रहे हो टेपिटम की, तो परागकोश के अंदर पराग पालियां पाई जाती है ना बालक। एक परागकोश के अंदर कितनी पराग पालियां? 2। और पराग पालियों के अंदर पराग कोष्ठक पाया जाता है। अब इस पराग कोष्ठक में पराग कण मातृकोशिका होती है। इस पराग कोष्ठक में क्या होती है? पराग कण मातृकोशिका होती है। और इस पराग कण मातृकोशिका से एक किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। और यहीं पे एक आवरण होता है, एक झिल्ली नुमा संरचना होता है, जिसको आप क्या कहते हो? टेपिटम कहते हो। और ये टेपिटम किसको पोषण प्रदान कराएगा? पराग कण को पोषण प्रदान करने का कार्य कराता है। तो टेपिटम का काम क्या है? पराग कण को पोषण प्रदान करना। पराग कण को क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना किसका कार्य है? टेपिटम का कार्य है। इज इट क्लियर? तो पहला प्रश्न था टेपिटम का क्या कार्य है या टेपिटम किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि पराग कोश की एक परत है, एक झिल्ली है, जिसे आप क्या कहते हो? टेपिटम कहते हो, जिसका कार्य है पराग कण का क्या कराना? पोषण कराना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पराग कण को परिभाषित कीजिए। तो डस्टर जरा पराग कण को परिभाषित कीजिए। देखते हैं पराग कण क्या होता है, किस प्रकार का दिखता है, या इन थोड़ा सा समझते हैं। पराग कण की आप बात करोगे ना, तो पराग कण का निर्माण पराग कोष्ठक के अंदर होगा। पराग कोष्ठक के अंदर जो पराग कण बनते हैं किससे बनेंगे? पराग कण मातृकोशिका से बनेंगे ना। किससे बनेंगे? पराग कण मातृकोशिका से बनेंगे। और पराग कण मातृकोशिका में एक प्रक्रिया होती है लघु बीजाणु जनन। क्या प्रक्रिया होती है? और लघु बीजाणु जनन से किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। वो कपड़ा वाला डस्टर लाइए। चलो देखते हैं पराग कण किस प्रकार के होते हैं।
देखो ये किसकी संरचना है? पराग कण की संरचना है। और इस पराग कण की संरचना में जो बाहर वाला आवरण होता है ना बालक, इसको बाह्य चोल कहते हो। क्या कहते हो? बाह्य चोल कहते हो। और जो अंदर वाला आवरण है इसको अंतः चोल कहते हो। क्या कहते हो? अंतः चोल कहते हो। और इसके मध्य में दो केंद्रक दिख रहा है ना, तो जो छोटा केंद्रक दिख रहा है बालक, इसको जनन केंद्रक कहते हो। क्या कहते हो आप? जनन केंद्रक कहते हो। और जो बड़ा वाला केंद्रक दिख रहा है इसको क्या कहते हो? वर्धी केंद्रक कहते हो। क्या कहते हो? वर्धी केंद्रक कहते हो। यानी कि आपसे जब पराग कण की बात की जाएगी तो आप बताओगे कि पराग कण पुष्पी पादपों में नर युग्मकोद्भिद होता है। पराग कण पुष्पी पादपों में नर युग्मकोद्भिद होता है, जहां से नर युग्मक का निर्माण होता है। और परागकण का निर्माण कैसे होता है? लघु बीजाणु जनन। परागकण मातृ कोशिका से परागकण का निर्माण होने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? लघु बीजाणु जनन कहते हो। और ये प्रक्रिया होती कहाँ है? परागकोश के अंदर होती है। तो आप आसानी से इसको बता दोगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लेडिंग कोशिका, लेडिंग कोशिका कह रहे हैं बालक, लेडिंग कोशिका के द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि ये जो लेडिंग कोशिका है ये पाए कहाँ जाते हैं? ये कोशिका नर में पाए जाते हैं। मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में नर की आप बात कर रहे हो तो नर में पाए जाएंगे। और ये कोशिका विशेष प्रकार के हार्मोन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इन कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जो हार्मोन है, उस हार्मोन को क्या कहते हो? एंड्रोजन। क्या कहते हो? एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हो? टेस्टोस्टेरॉन कहते हो। टेस्टोस्टेरॉन। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमने बनाया हुआ है। और लगभग कितनी संख्या है? 50 की संख्या है जिसे हम देखने वाले हैं। तो लेडिंग कोशिका से स्रावित होने वाले मुख्य दो नर लैंगिक हार्मोन आप कह लीजिए, जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को नर में नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, वो क्या है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन है। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिका। देखो सर्टोली कोशिका भी नर जनन तंत्र में उपस्थित कोशिका है। और ये जो सर्टोली कोशिका है बालक, ये कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में जो शुक्राणु है, इन शुक्राणुओं का सिर जो है वो धसा होता है। इन शुक्राणुओं का सिर धसा होता है। और ये कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए सर्टोली कोशिका तो आप बताओगे ये विशेष प्रकार की जनन की कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु को क्या प्रदान कराती है? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, सुक्रिय प्रद्रव्य क्या है? देखते हैं सुक्रिय प्रद्रव्य।
शुक्रीय प्रद्रव्य की आप बात करोगे बालक, तो नर में शुक्राणु जनन होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? शुक्राणु जनन और शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। शुक्र जनन और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर में होती है, जिससे किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब इस शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन और शुक्र जनन की प्रक्रिया से हो रही है, तो इस शुक्राणु के साथ नर के जो जनन पथ पर उपस्थित ग्रंथि है, जैसे सेमिनल वेसाइकिल, सेमिनल वेसाइकिल, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, जैसे काउपर्स ग्रंथि, अब देखो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है ना। वृषण में विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं उसके अंदर होता है, और इन शुक्र जनन नलिकाओं में किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु का निर्माण हुआ। और ये शुक्राणु जो इपीडिडाइमिस होता है, अधिवृषण होता है, उसके द्वारा कहाँ आता है? इपीडिडाइमिस के द्वारा ये जो नर में यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको मूत्राशय कहते हो, उसी के रास्ते आता है, और वहां पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां लगी होती हैं, जिसको सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि कहते हो। और इन ग्रंथियों से विशेष प्रकार का स्राव होता है, और शुक्राणु और इन ग्रंथियों के स्राव को मिला दें तो जो प्रद्रव्य तैयार होता है, उस प्रद्रव्य को आप क्या कहते हो? शुक्रीय प्रद्रव्य कहते हो। नेक्स्ट, उल्ब वेधन बहुत मुख्य है जी। उल्ब वेधन कई बार पूछा गया है। देखो बोर्ड में बेसिकली जीव विज्ञान में जो भी प्रश्न आएंगे ना, कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान होंगे, कुछ यदि बेहतर उठते भी हैं तो उनको यदि आप ध्यान दें तो बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे। देखो, जब मानव के भ्रूण में, जब मानव के गर्भ में, मानव में मादा में गर्भ में शिशु का विकास होता है ना, भ्रूण का विकास होता है ना, तो अब ये जो भ्रूण है बालक, इस भ्रूण के बाहर 4 आवरण होती है। कितनी? पहला बोलते हो एमनियान, पहला को क्या बोलते हो? एमनियान। दूसरे को बोलते हो कोरियान, क्या बोलते हो? कोरियान। तीसरे को बोलते हो एलेंटोइस, क्या बोलते हो? एलेंटोइस। चौथे को बोलते हो यॉर्क सैक, क्योंकि मानव में वो अवशेषी होता है, विकसित नहीं होता है। यॉर्क सैक जैसे अंडा खाते हो ना, तो अंडा के अंदर वो पीले रंग का होता है ना, आप बोलते हो, कई लोग कुसुम बोलते हैं, कोई लोग और भी जो भी बोलते हैं उसको प्रोटीन का वो होता है। वैसे वो पोषण के लिए होता है, जो भी उसमें एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसके पोषण प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन आप अपना पोषण करते हो उससे, ठीक है? वो आपके पोषण के लिए नहीं होता है, उसके में जो भ्रूण होते हैं उसके पोषण के लिए होता है। हमने छोड़ दिया है, बस हम नहीं खाते। आप सुनो, अब ये जो मानव का भ्रूण है, ये जो मानव का भ्रूण है बालक,
इसका पहला आवरण एमनियन है ना, इसको क्या बोलते हो? एमनियन बोलते हो, एमनियन। और इस एमनियन के अंदर एक द्रव भरा हुआ है ना, इस द्रव को क्या बोलते हो? एमनियोटिक द्रव। क्या बोलते हो? एमनियोटिक द्रव। अब पुल्बवेधन प्रक्रिया क्या है? पुल्बवेधन। अब पुल्बवेधन एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एमनियोसिंथेसिस। एमनियो से एमनियन होता है। क्या होता है? एमनियन। और इस एमनियन को हम सिरिंज की मदद से क्या करते हैं? निकालते हैं। इस एमनियन को सिरिंज की मदद से हम क्या करते हैं? निकालते हैं। और इस द्रव से हम पता लगाते हैं कि जो भ्रूण डेवलप कर रहा है, जो फीटस डेवलप कर रहा है, उसमें कोई भी संगति तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है। इसका पता हम लगाते हैं। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हो? पुल्बवेधन कहते हैं। क्योंकि इस एमनियोटिक द्रव से लिंग का भी परीक्षण हो जाता है कि ये जो संतति है ये नर होगी या मादा। तो इसलिए इसके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? आप जाते होगे हॉस्पिटल तो आप देखते होगे पर्चा चिपकाया होता है। क्या पर्चा चिपकाया होता है? कि भ्रूण जांच या लिंग जांच नहीं होता है, या भ्रूण हत्या क्या है? अपराध है। लेकिन जाओगे तो लिंग जांच हो रहा है, ठीक है, बैक डोर से। तो वो सब चीजें हैं, छोड़ो। आप समझो एमनियोसिंथेसिस को। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है? जो एमनियन है जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा हुआ है, एमनियोटिक जो द्रव है, इस द्रव को निकाल के हम पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि जो भ्रूण है उस भ्रूण में कोई विकार तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। और यदि पता लगता है तो उस आनुवांशिक विकार को हम सही करने का भी प्रयत्न करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हो? पुल्बवेधन कहते हो। नेक्स्ट, देखो पूछ देता है कभी कभी कि पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए, फुल फॉर्म जिसको आप आम भाषा में कहते हो। क्या क्या पूछा गया है बाबा? GIFT और IVF और IUD और कुछ है ZIFT। अब देखो GIFT गिफ्ट नहीं पढ़ोगे, गिफ्ट 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 जानते हो ना? GIFT। तो G फॉर गैमीट होता है। क्या होता है? I फॉर इंट्रा, A फॉर फैलोपियन, ट्रांसफर, T फॉर ट्रांसफर। अब देखो गैमीट का मतलब युग्मक से है ना, और यहाँ युग्मक जब भी स्थानांतरण की बात करते हैं तो नर युग्मक के स्थानांतरण की बात करते हैं। आप मादा का जो यदि हम मादा के जनन पथ की बात करें और इसमें फैलोपियन नलिका की बात करें, फैलोपियन नलिका में यदि हम किसको ट्रांसफर कर दें? गैमीट को, यानी नर युग्मक को स्थानांतरित कर दें डायरेक्टली, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हो? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हो। ठीक है। अब हो सकता है कि मादा में जो गैमीट हो, यानी जो ओवम हो, अंड हो, वो भी क्या ना हो? वायबल ना हो, जीवित ना हो, सक्षम ना हो, तो उसको भी यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा क्या है? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या डिवाइसेस कहते हो।
ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी इस स्थिति में, जिस की स्थिति में हम नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन बाहर कराते हैं बालक, ठीक है। एक इन्वॉल्वमेंट तैयार करते हैं, जैसे कहते हो ना टेस्ट ट्यूब बेबी, तो हम क्या कराते हैं, इसका जो संलयन है वो बाहर कराते हैं। और बाहर कराने के बाद इस जाइगोट को, इस युग्मनज को कहाँ हम अंतःक्षेपित कराते हैं, फैलोपियन नलिका के अंदर। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हो, ZIFT। क्या कहते हो, ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट, संकर पूर्वज संकरण और जांच संकरण। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या है संकर पूर्वज संकरण और जांच संकरण। संकर पूर्वज संकरण और जांच संकरण, यही बोले वाला। इसी को आप परीक्षण संकरण भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हो, परीक्षण संकरण। या कभी कभी यूपी बोर्ड में इसको बैक क्रॉस हिंदी में लिख देगा, बैक क्रॉस, तो घबराना नहीं है। संकर पूर्वज संकरण को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। और जांच संकरण को लिख देता है टेस्ट क्रॉस। वैसे ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में भी लिख देता है, जिससे घबराना नहीं। अब आप समझो, सामान्य रूप से हम पौधे की लंबाई पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उसी को लेकर समझने का प्रयत्न करते हैं। पौधे की लंबाई को कैपिटल टी और कैपिटल टी से दर्शाते हो, और स्मॉल टी से दर्शाते हो। कैपिटल टी क्या होता है, और स्मॉल टी क्या होता है। यहाँ तो आवाज आ रही है बालक तुम लोगों की। अब देखो, कैपिटल टी से जो युग्मक जनन कराओगे तो क्या बनेगा, और स्मॉल टी का स्मॉल टी। अब हम संकरण करा देना, क्रॉस करा दें, तो कैपिटल टी जो प्राप्त हुआ वो क्या, संकर। क्या है, संकर दिखता कैसा है, लंबा दिखता है। कौन सी पीढ़ी है बालक, F1 पीढ़ी है। इसमें कोई संदेह है क्या। अब देखो ये संकर है ना बालक, भले ये लंबा दिख रहा है क्या। और संकर कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी। तो ये जनक पीढ़ी होगी ना, ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी पीढ़ी होगी, जनक पीढ़ी होगी। आप सीधे सीधे बताओगे, एक वाक्य में बताओगे, जब आप संकर पूर्वज संकरण की बात करोगे तो संकर का संकरण कराना है। संकर का क्या कराना है, किसके साथ, इनके पूर्वज के साथ। किसके साथ, अब पूर्वज में ये प्रभावी भी हो सकता है ना, या अप्रभावी। तो अगर आप संकर का संकरण जनक के साथ करा रहे हैं, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, वो किस प्रकार का संकरण कहलाएगा। कोई समस्या आएगी क्या बालक, संकर पूर्वज संकरण में कोई समस्या आएगी। हमको संकर का संकरण इसके पूर्वज के साथ कराना है, चाहे प्रभावी चाहे इस प्रकार के संकरण को आप क्या कहोगे, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहोगे। इज इट क्लियर। अब परीक्षण संकरण देखना है हमको कि परीक्षण संकरण क्या होता है। तो परीक्षण शब्द में ही परीक्षण शब्द आ गया है ना, यानी हम परीक्षा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेस्ट, जांच, परीक्षण, तीनों शब्द से जांच ही निकल के आ रहा है ना। जब भी आप परीक्षण की बात करते हो बालक, तो परीक्षण में एक बात हमेशा स्पष्ट रखिएगा कि हमको ये जानना होता है कि जो युग्मक है वो कैसा है,
प्रभावी है या अप्रभावी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संकर का संकरण किसके साथ करा देंगे, अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ कराओगे, अप्रभावी जनक के साथ। जब आप संकर का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराओगे तो उस प्रकार के संकरण को क्या कहते हो, या समस्या होगी क्या। संकर का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ कराओ तो संकर पूर्वज, और यदि सिर्फ अप्रभावी जनक के साथ कराओ तो जांच संकरण या अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी जांच संकरण होंगे सभी जांच संकरण क्या होंगे, संकर पूर्वज संकरण होंगे। सभी जांच संकरण क्या होंगे, संकर पूर्वज संकरण होंगे। लेकिन सभी संकर पूर्वज संकरण जांच संकरण नहीं होंगे। क्लियर। इसलिए कि संकर का संकरण अप्रभावी से कराओगे तो भी संकर पूर्व संकरण हो रहा है ना, और जांच संकरण में यही करा रहा है ना, तो सभी जांच संकरण क्या है, संकर पूर्व संकरण है। लेकिन अब प्रभावी से कराएंगे तो जांच संकरण नहीं होगा, इसलिए सभी संकर पूर्व संकरण जांच संकरण। क्लियर है। नेक्स्ट बी पुंसन की बात कर रहे हो, देखते हैं बी पुंसन। बी पुंसन की बात करते हैं। विपुंसन की बात करोगे ना बालक, तो आप पुष्प की बात करोगे। किसकी बात करोगे, पुष्प की बात करोगे। और आपको पता है पुष्प में जो मादा जननांग होता है, सबसे ऊपर क्या वर्तिकाग्र, और पतली सी नलिका क्या वर्तिका, और नीचे फूला हुआ भाग क्या अंडाशय। और ये अंडाशय कहाँ होता है, पुष्पासन पर टिका होता है ना, यही संरचना होती है पुष्प की। पुष्प का ये नर जनन तंत्र बन गया, अरे सॉरी मादा जनन तंत्र बन गया। नर जनन तंत्र की बात करोगे तो नर जनन तंत्र में क्या होते हैं, पुंकेसर लगे होते हैं, उमंग कहते हैं नर जनन तंत्र को, और बहुत सारे पुंकेसर लगे होते हैं। और पुंकेसर का जो ऊपरी भाग है बालक, इसको क्या कहते हो, परागकोश कहते हो। क्या कहते हो, परागकोश। यहीं पे परागकण का निर्माण होता है ना। तो अगर हम इस परागकोश को काट कर क्या कर दें, अलग कर दें, हटा दें, क्या कर दें, हटा दें, तो उस क्रिया को क्या कहते हो, बी का मतलब ही निकलना समझ लो। बी का मतलब ही क्या, निकलना। उसे पुंकेसर समझो। क्या समझोगे, पुंकेसर। पुंकेसर का ऊपरी भाग क्या परागकोश होता है, तो परागकोश का निकलना ही क्या कहलाता है, बी पुंसन कहलाता है। और एक प्रक्रिया और यही समझ लीजिए, थैलीकरण। क्या, थैलीकरण या बैगिंग कहते हो इसको। क्या कहते हो, बैगिंग। एक प्लास्टिक की झिल्ली लेना है और इसको क्या कर देना है, बांध देना है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हो, बैगिंग कहते हो या थैलीकरण कहते हो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया, यही पूछा गया है क्या। अच्छा, चलिए देखते हैं वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात करोगे ना बालक, आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो सटन एवं बादेरी ने दिया था। किसने दिया था,
सटन एंड बावेरी ने। क्योंकि आपसे पूछा गया है सिर्फ सिद्धांत किसने दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें चलते हैं, देखते हैं होता क्या है। सटन एवं बावेरी दिए थे। अब जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है बालक, आपको पता है ना कि जो भी गुणसूत्र है, गुणसूत्र पे ही क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, जीन। और जीन ही सूचनाओं को संवहन करने का कार्य करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो सटन एवं बावेरी साहब ने अपने गुणसूत्रीय सिद्धांत में ये बताया कि जो जीन है, आज के जो जीन है, मेंडल साहब के समय में जीन की खोज नहीं हुई थी। मेंडल ने उस समय उसको क्या कहा था, कारक कहा था, फैक्टर, कारक कहा था। तो जो आज के जीन है, इन्हीं के कारण लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है। जीन शब्द तो बड़ी बात में आया, जहानसन साहब आए। कौन आया, जहानसन ने किसको डिस्कवर किया, टर्म जीन वाज क्वाइंड बाय जहानसन। जो जहानसन है उन्होंने शब्द जीन को दिया, ठीक है। और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया कि जो भी लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जीन ले जाते हैं, यानी कारक ले जाते हैं, अगर मेंडल की भाषा में कहो तो। ये किसने बताया, सटन एवं बावेरी साहब ने बताया। सटन एवं बावेरी साहब ने ये बताया। और गुणसूत्र पे एक विशेष स्थल होता है ना, जिसको आप लोकस कहते हो। क्या कहते हो, लोकस कहते हो। और लोकस में क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। तो समझ गए हम। नेक्स्ट, अच्छा, ये बार बार पूछा जाता है बालक, गुणसूत्रों की संख्या कई बार पूछा गया, इसको जरा सा ध्यान से समझेंगे आप। किसमें पूछा गया है, टर्नर में। टर्नर डाउन और क्लाइनेफेल्टर। इसमें आपसे पूछा गया है गुणसूत्रों की संख्या बताना है। क्या पूछा गया है, गुणसूत्रों की संख्या। तो आप सामान्यतः बताओगे कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना बालक, वो एक सूत्र न्यूनता होता है। क्या होता है, एक का मतलब एक से ही है, वन से ही है। सूत्र यानी गुणसूत्र, और न्यूनता यानी कमी। न्यूनता यानी क्या, कमी। यानी ऐसा विकार जिसमें कितने गुणसूत्र की कमी हो, एक। आप बताओ मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं ना। तो अब यहाँ 46 की जगह कितने होंगे, 45। 44 प्लस 1 होता है। उसको आप क्या कहते हो, टर्नर सिंड्रोम कहते हो। दूसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एकाधी सूत्रता कहते हो। इसको क्या कहते हो, एकाधी सूत्रता कहते हो। और आप एकाधी सूत्रता की जब बात करते हो, एकाधी यानी एक की अधिकता। कितने गुणसूत्र की अधिकता होती है बालक, एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता होती है। एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता होती है। तो आप इसको क्या कहते हो, एकाधी सूत्रता कहते हो। गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 47 होती है। और 47 में भी आपको पता है कि मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र बालक, 23 जोड़ी। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी में यदि आप नर की बात करो तो 22 प्लस XY, और मादा की बात करो तो 22 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। इसमें कोई संदेह है क्या बालक, नहीं है ना कोई, लेकिन परंतु है। अब आप समझो, ये 22 जोड़ी प्लस XY, 22 गुना 44, 2 46, 22 गुना 44 और 2 46। अब ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं बालक, इसको आप कायिक गुणसूत्र कहते हो।
क्या कहते हो? कायिक गुणसूत्र। और जो ये एक जोड़ी गुणसूत्र देख रहे हो इसको लैंगिक गुणसूत्र कहते हो। क्या कहते हो? जो कायिक गुणसूत्र है बालक वो हमारे कायिक लक्षण को, किसको? कायिक लक्षण को या दैहिक लक्षण को, शारीरिक लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और जो लिंग गुणसूत्र है बालक वो बताता है कि ये जो संतति होगी वो नर होगी या मादा। ये क्लियर है? अब समझिए, आप बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र हमने कहा? 47। तो इसमें जो एक गुणसूत्र की अधिकता होती है ना बालक, वो इस कायिक गुणसूत्र में होती है। किसमें होती है? और इस कायिक गुणसूत्र में अधिकता होती है 21वें जोड़ी में। इसमें 21वें जोड़ी में। अब 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होगा उसकी संख्या कितनी? 2। अब 2 की जगह पे कितनी हो जाएगी? 3। तो 22 गुना 44 होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 44 से और 45 और 2 45। तो इसको क्या, कौन सा सिंड्रोम कहते हो? डाउन सिंड्रोम कहते हो। और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 47। यहाँ लैंगिक गुणसूत्रों में वृद्धि होती है 22 जोड़ी प्लस XXY कहते हो। ठीक है, ये कौन सा सिंड्रोम हो गया? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। समझ पा रहे हो बातों को? आगे बढ़ा जाए। इनने फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हो आप। डीएनए फिंगरप्रिंट में पहली बात जो बताओगे वो ये बताओगे ये जो तकनीक है, इस तकनीक का विकास, ये जो तकनीक है इस तकनीक का विकास किसने किया था? एलेक जेफ्रे ने। किसने? एलेक जेफ्रे ने। और एलेक जेफ्रे साहब ने इस तकनीक का विकास किया था और इस तकनीक के आधार पर ही आप व्यक्ति के यूनिकनेस का पता लगा सकते हो। हम यूनिक है ना, हमारा डीएनए क्या है? यूनिक है। किसी भी एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से नहीं मैच करता है। किसी भी एक व्यक्ति के, जैसे तुम्हारा मोबाइल का फिंगरप्रिंट है वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट से खुलता है ना, दूसरे के फिंगरप्रिंट से नहीं खुलता है। या आप क्या करते हो? आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते हो ना। आधार कार्ड से यदि पैसे निकाल लेते हो तो आधार कार्ड से किससे जुड़ा हुआ है? फिंगरप्रिंट से जुड़ा हुआ है ना, तभी तो आप निकाल पाते हो। आपके खाते से दूसरा कोई पैसा तो निकाल नहीं पाता है। निकाल पाता है क्या? नहीं निकाल पाता है। तो फिंगरप्रिंट जो है आपके यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। और एलेक जेफ्रे साहब ने ये बताया कि किसी भी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट एक समान नहीं हो सकते। तो एक बात याद रखिएगा कि मात्र एक ऐसा अपवाद है जहां फिंगरप्रिंट भी क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। जो जाइगोट होता है ना, युग्मनज। अब युग्मनज जो बनेगा नर युग्मक और मादा युग्मक के सम्मेलन से क्या बनेगा? युग्मनज या जाइगोट कहते हो इसको। जो ये जाइगोट है या युग्मनज है, इसमें विभाजन और विभेदन होता है। एक कोशिका से कितना? 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी ना।
तो ये जब एक से दो बनेगा बालक तो इस प्रकार से इसमें विभाजन होता है। लेकिन ये दोनों कोशिकाएं किसी कारणवश यदि अलग हो गई, किसी कारणवश क्या हो गई, अलग हो गई, तो दो भ्रूण का निर्माण होगा। दो भ्रूण से दो संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जुड़वे को क्या कहते हो, मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हो। क्या कहते हो, मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हो। और इनका जो फिंगरप्रिंट भी होगा वो क्या होगा, हाँ पता चलेगा कि बड़ा भाई जाके जमा कराया और छोटा निकाल के घूम रहा है, ठीक है, या बड़ी बहन जमा कराई, छोटी बहन निकाल रही है, ठीक है। तो अब उसमें बड़ा छोटा क्यों नहीं होगा जी, 2-4-10 मिनट का आगे पीछे होगा ना, तो उसमें भी बड़ा छोटा होगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। कहते हैं जुड़वा तो उसमें बताते हो ना कि 10 मिनट इससे बड़ा है, ये 2 मिनट इससे छोटा है, ठीक है। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में सबसे पहली बात बताओगे, इसको किसने खोजा, एलेक्स जेफ्रे। दूसरी बात बताओगे, ये सबकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, किसी भी दो व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट मिलते नहीं है। तीसरी बात बताओगे कि इसका उपयोग कहाँ है। इसका उपयोग पहले तो पितृत्व का झगड़ा है, जैसे कोई व्यक्ति कह दिया कि हम इनके लड़के हैं या लड़की हैं, तो इनकी जो संपत्ति हुई उसके उत्तराधिकारी कौन है, हम हैं। तो ऐसे कह देने से नहीं मान लिया जाएगा कि आप हैं। उसके लिए क्या कराया जाएगा, उनका डीएनए चेक कराया जाएगा, और डीएनए यदि मैच करता है उस आधार पे बताया जाएगा कि हाँ ये इनकी संतान है या नहीं है। ऐसे ही किसी को माता पिता बना लोगे तो उसकी संपत्ति नहीं। कल के डेट में अंबानी को कह दो कि ये पिताजी हैं, तो अंबानी ऐसा हाँ बाबा है तो नहीं मान जाएंगे, ठीक है। वो क्या कराएगा, व्यक्ति कोर्ट से केस करेगा और डीएनए जांच होगा, जिससे पता चलेगा कि आप उसकी संतान है या नहीं है। तो इससे पितृत्व के जो झगड़े हैं वो क्या हो सकते हैं, आसानी से समाप्त हो सकते हैं। दूसरा क्राइम स्पॉट, दूसरा क्या है, क्राइम स्पॉट पे। क्राइम स्पॉट जो है वहां से हम डीएनए फिंगरप्रिंट को क्या करते हैं, उठाते हैं, और उससे क्रिमिनल्स की क्या हो पाती है, पहचान हो पाती है। बलात्कार के केस में या और भी केसेस में हम क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल के पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। आप समझ पा रहे हो डीएनए फिंगरप्रिंट को। नेक्स्ट आरएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बना रहे हो, सॉरी। कहा जा रहा है आपसे कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए, यही कहा जा रहा है। इनको निर्माण करने में, इनको निर्माण करने में किस एंजाइम का उपयोग होता है, यही कहा पूछा गया आपसे। तो देखो डीएनए से आरएनए बनाते हो, डीएनए से आरएनए बनाते हो, तो डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि को आप क्या कहते हो, अनुलेखन कहते हो। क्या कहते हो, अनुलेखन। और यहाँ पे जो एंजाइम उपयोग होती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या यूज होती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए निर्मित हो जाएगा, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन अब आप बात कर रहे हो आरएनए से डीएनए बनाने की बात कर रहे हो। आरएनए से डीएनए का बनना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ जो एंजाइम उपयोग में आती है उस एंजाइम को आप कहते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हो।
इस प्रकार हम डीएनए से क्या प्राप्त कर सकते हैं, आरएनए, और आरएनए से क्या प्राप्त कर सकते हैं, डीएनए। नेक्स्ट, सेंट्रल डोग्मा, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है बालक, और उम्मीद है कि पूछा जाए। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा की आप बात करते हो, सेंट्रल डोग्मा, देखो सेंट्रल डोग्मा में जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए से किसका निर्माण, फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, और प्रोटीन से फिर किसका निर्माण, एंजाइम का निर्माण। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया होती क्या है। डीएनए से किसका निर्माण हो रहा है, डीएनए का, ये डीएनए है और इससे किसका निर्माण हो रहा है, तो डीएनए से डीएनए के निर्माण को प्रतिकृतियन बोलते हो। क्या बोलते हो, रेप्लिकेशन कहते हैं आप, रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या बोलते हो, अनुलेखन कहते हो। क्या कहते हो, अनुलेखन, अनुलेखन। और यहीं से आप देख लो, आरएनए से भी क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। आप सीधे सीधे कहते हो प्रतिलोम अनुलेखन। क्या कहते हो, अनुलेखन। अब आप देखो, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ना, आरएनए से किसका निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का। तो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को आप क्या कहते हो, अनुवाद या अनुवादन। क्या कहते हो, अनुवाद या अनुवादन कहते हो। और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, सेंट्रल डोग्मा कहते हो। कुछ समस्या आएगी क्या, आगे बोलिए। समझाता और समरूपता, समझाता और समरूपता देखना है ना। देखते हैं, जरा सा इंक लाओ ना बालक, इंक लाइए। देखो, समझाता की बात कर रहे हो ना, एवं समरूपता की बात कर रहे हो। समझाता की बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो, लाइक। देखिए, बहुत बेहतर। किसकी बात कर रहे हो, समझाता की ना, और क्या है, समरूपता की बात है। अरे नहीं खेलते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, समझाता है ना, सम का मतलब क्या, सम का मतलब क्या, और जातता यानी जाति से मतलब है। किससे मतलब है, जाति से मतलब है। यानी ऐसे अंग जो दिखने में भले समान न हो, दिखने में क्या ना हो, समान न हो, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति है
वो क्या होनी चाहिए? ऐसे अंग को समजात अंग। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हो? कोई समस्या आएगी क्या? जब भी आप समझाता की बात करते हो तो सम यानी और जातता से जाति को याद रखिएगा, जाति से उत्पत्ति को याद रखिएगा। ऐसे अंग जो रूप में समान न हो लेकिन उनकी उत्पत्ति क्या हो? समान हो। ऐसे अंग को समजात अंग। और इस प्रक्रिया को और समरूपता की आप बात करोगे तो सम यानी क्या? समान। और रूप यानी देखने में ये समान होंगे ना। ऐसे अंग जो देखने में क्या हो? लेकिन इनकी जो उत्पत्ति हो वो समान। इस प्रकार के अंग को समरूप अंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समस्या आएगी क्या? हो जाएगा ना आसानी से। समझाता पूछा जाए आपसे, समरूपता पूछा जाए। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण देना है। चल देते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण। देखो, जीवन की उत्पत्ति की बात करोगे ना तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले, हजारों लाखों सालों पहले जो पृथ्वी का तापमान था वो बहुत अधिक था। और बहुत अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। जैसे सूर्य का तापमान बहुत अधिक है ना, आप बताओ सूर्य पे जीवन संभव है क्या? उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच सकते हैं ना। जल की राख हो जाओगे तो वही चंद्रमा पे पहुंच जाते हो ना। उस शीतलता अपने आप में हानिकारक है, कोई भी पहुंच जा रहा है। और अपने आप को क्या बनाओ? सूर्य के समान बनाओ कि कोई पहुंच। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को जलाना है, ठीक है? इससे क्या तात्पर्य है? सूर्य पूरे ब्रह्मांड का पोषण करने का क्षमता रखता है। सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करके हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना। और हरे पौधे से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपूर्ण जाति ऊर्जा प्राप्त करती है। तो सूर्य में रचनात्मक ऊर्जा होता है। कैसा होता है? विनाशात्मक ऊर्जा नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं होती है। तो अपने आप को रचनात्मक बनाना है ना। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। आप अनुमति नहीं भी देते तो हम करते। वो तो एक होता है जी कि पूछ लिया जाए सामने वाले से। वैसे अनुमति नहीं भी दोगे तो हम तो जल ग्रहण करेंगे ना, हमारी इच्छा है तो। अब देखते हैं आगे की बातें। तो पृथ्वी पे तापमान बहुत अधिक है, जीवन संभव नहीं था। अब जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर, तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा क्या? बहुत अधिक है। और बहुत अधिक है तो तापमान भी क्या है? बहुत अधिक है। तो रिएक्शन के कारण जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है वो आपस में टकराते हैं। और टकराएंगे तो विस्फोट होगा ना। और विस्फोट के साथ साथ जल की मात्रा भी क्या होगी? मुक्त होगी। तो हजारों लाखों साल ये प्रक्रियाएं चलती रही, जिससे किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। और जल के निर्माण से फिर कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे क्या हुआ? निर्माण हुआ। और फिर अकार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और अकार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के संयोजन से जीव का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और जीव भी क्या कहते हो आप? प्रिमिटिव एनिमल, प्रोटोजुआन्स कहते हो ना। प्रारंभिक जीव विकसित हुए, प्रारंभिक जंतु विकसित हुए।
फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स, प्रोटोजोआंस, ये विकसित हुए और धीरे धीरे विकसित होते होते आज सबसे विकसित प्राणी कौन है? मानव है। कौन है? मानव है। तो मानव वेल डेवलप्ड एनिमल है ना, सबसे विकसित प्राणी है ना। तो मानव की आप बात करते हो तो विकास की बात करते हो तो मानव के विकास भी बहुत बड़ा प्रक्रम है ना। तो इस प्रकार से जीवन की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रक्रम है, एक आध नंबर में पूछा गया है ना, इसलिए इतना लिख दो, बहुत है। नेक्स्ट, औषधि व्यसन। औषधि व्यसन की बात कर रहे हो ना। औषधि व्यसन, औषधि जानते हैं, इंग्लिश में ड्रग कहते हो। क्या कहते हो? ड्रग। लेकिन आप एक बात याद रखिए, यदि अमृत भी है और उसे आप आवश्यकता से अधिक सेवन कर रहे हैं वो विष के समान है, और विष को भी आप आवश्यकता के अनुरूप सेवन कर रहे हैं वो किसके समान हो जाता है? अमृत के समान हो जाता है। तो यदि औषधि को आप औषधि की तरह न लेकर वो बड़े वाले पात्र में लेके बैठ जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। और निरंतर आप किसी औषधि का सेवन कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? व्यसन हो जाएगा, उसकी लत लग जाएगी। और किसी भी औषधि की लत लगना ही क्या? औषधि व्यसन कहलाती है। सॉरी, जिसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है और हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहते हो। क्या कहते हो? इम्यूनिटी। इसको बहुत बेहतर तरीके से समझोगे। इम्यूनिटी की जब आप बात करोगे ना बालक, तो हमको ये ज्ञान है कि मानव की यदि बात कर रहे हैं और मानव में प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं या किसी भी प्राणी में प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं तो वो रोगजनक से, रोगाणु से बचाने का कार्य करता है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमको किससे बचाने का कार्य करता है? रोगाणु से बचाने का कार्य करता है। रोगाणु के वृद्धि को या तो रोक देता है या तो उस रोगाणु को मार देने का कार्य करता है और हमें रोग से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा कहलाता है। और उस पूरे तंत्र को क्या कहते हो? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हो। जैसे आपके देश की सुरक्षा फोर्सेस करती है ना, फोर्सेज हैं तभी हम यहाँ सेफ होके पढ़ पा रहे हैं ना। यहाँ सेफ होके तभी पढ़ पा रहे हो जब बॉर्डर पे फोर्सेज तैनात हैं, ठीक है। महाकुंभ में जा रहे हो, फोर्सेज लगी हुई है ना, तो हमारी रक्षा ये फोर्सेज कर रही हैं, तब हम क्या है? सुरक्षित है। वैसे ही आप समझ लीजिए शरीर के फोर्सेस कौन है? आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा का निर्माण करके, एंटी बॉडी का निर्माण करके आपको रोगाणु से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, विभ्रामक औषधि। ये तो बहुत बढ़िया औषधि बता दीजिए तुम सब। क्या पूछा गया है? विभ्रामक ना, विभ्रामक औषधि। हाइलेसिनोजन कहते हैं विभ्रामक औषधि को। अब आप इस औषधि के बारे में सुनो और जानो। हमको एक गाना याद आ रहा है इस औषधि पर। सुने हो? नहीं सुने हो गाना? अच्छा,
बता रहे हैं। एक गाना है शायद ऋतिक रोशन के पिक्चर का, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं, और उसके बाद फिसल गया। सुने हो ना? हाँ, तो जब आप विभ्रमक औषधि की बात कर रहे हो, विभ्रमक की बात कर रहे हो, ये ऐसे औषधि हैं जिससे आपको हवाई सपने आने लगते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। जो ड्रग एडिक्ट है, जिनको किसका लत लगा हुआ है, औषधि का लत लगा हुआ है, वे लोग क्या करते हैं जी, वे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जैसे आप देखे होगे रास्ते में शराबी क्यों गिरे हुए, ठीक है, वो जो शराबी है वो क्यों गिर जाता है? ऐसा नहीं है कि उसका कॉन्शियस नहीं है, उसके पास भी मस्तिष्क है ना, लेकिन इस ड्रग के कारण क्या होता है, वो अपने संतुलन को बनाए नहीं रख पाता है और इधर उधर चल के वो नाले में क्या हो जाता है, गिर जाता है, फिसल जाता है। तो आपको जब भी विभ्रमक औषधि पूछा जाए तो ऋतिक रोशन का गाना याद रखना है। कौन सा? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं, और क्या हो गया, बस सेवा हो जाएगी ना। हाँ, तो विभ्रमक औषधि भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हो ना। देखो, बी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो? टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हो। अब देखो, बी फॉर बोन, बी फॉर क्या? जो मानव की बड़ी बड़ी अस्थियां होती है ना बालक, जो भी मानव की बड़ी बड़ी अस्थियां होती हैं, इनके अंदर अस्थि मज्जा उपस्थित होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हो। क्या कहते हो? बोन मैरो। बोन मैरो कहते हो। अब आप याद रखिएगा, ये जो बोन मैरो है, इसमें जो लिम्फोसाइट है, इनका निर्माण होता है। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो कहाँ निर्मित होती है? बोन मैरो में। थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं इसको। जो लिम्फोसाइट है वाला, ये कौन सी कोशिका होती है? प्लेटलेट्स पढ़े हो ना, हम रक्त पढ़े हैं। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ना। और प्लाज्मा को तो छोड़ ही दो, 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होते हैं? रुधिराणु, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। तो जो प्लेटलेट्स है ना बालक, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं। कितने प्रकार की? एक को मोनोसाइट कहते हो, एक को लिम्फोसाइट कहते हो। क्या कहते हो? और ये जो लिम्फोसाइट है, इनका जो निर्माण है, ये बड़ी बड़ी अस्थियों के अंदर क्या उपस्थित होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इसके अंदर होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनका निर्माण कहाँ हो? बोन मैरो में हो। कहाँ हो? और परिपक्वन भी कहाँ हो? बोन मैरो में हो। बी फॉर बोन मैरो होता है ना, और बी फॉर फिर बोन मैरो, दोनों में बी आ रहा है ना। तो ऐसी कोशिका जो कहाँ निर्मित होती है? परिपक्वन कहाँ होता है? तो उस प्रकार की लिम्फोसाइट को क्या कहते हो? बी लिम्फोसाइट कहते हो। कोई समस्या आएगी क्या? बी लिम्फोसाइट कहते हो। आप बताओ, दूसरी प्रकार की कोशिका, ऐसी कोशिका जो निर्मित कहाँ हो? बोन मैरो में हो, लेकिन उसका परिपक्वन कहाँ हो?
थाइमस ग्रंथि में हो। कहाँ हो? थाइमस ग्रंथि में हो। तो थाइमस THYMUS होता है ना, थाइमस। तो इसका पहला अल्फाबेट T है ना, इसलिए इस लिम्फोसाइट को क्या कहते हो? T लिम्फोसाइट कहते हो। आप बताओ T लिम्फोसाइट में कोई समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। अब T लिम्फोसाइट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये जो T लिम्फोसाइट है बालक, ये T लिम्फोसाइट या T कोशिका कह लो इसको, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक को कहते हो T हेल्पर, दूसरे को कहते हो T किलर, और तीसरे को कहते हो T सप्रेसर। हेल्पर यानी सहायक टी कोशिका, किलर यानी किलर टी कोशिका, और सप्रेसर यानी संदमनक टी कोशिका कहते हो। तो हम समझते हैं कि इन तीनों कोशिकाओं का उपयोग क्या है, या ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। जब भी आप बालक हेल्पर टी सेल की बात करोगे ना, यदि आपका शरीर किसी रोग से ग्रसित हो गया, तो आपके शरीर में रोगाणु प्रवेश किए तभी तो ग्रसित हुआ, या अभी रोगाणु प्रवेश किए रोग से आप ग्रसित नहीं हो, तो आपके शरीर में क्या बनेंगे? प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा ना, और प्रतिरक्षा तंत्र के सक्रिय होने के पश्चात एंटीबॉडी बनने लगेंगे, और ये एंटीबॉडी के साथ साथ बी और टी लिम्फोसाइट में क्या होंगे? बनेंगे। ये भी प्रतिरक्षा तंत्र के क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो जैसे ही बी लिम्फोसाइट उस रोगाणु के पास पहुंचेगा, कौन पहुंचा? बी लिम्फोसाइट। तो टी हेल्पर है ना, ये क्या है? सहायक है ना, ये सहायक टी कोशिका पहुंचता है, तो कहता है मारो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और दोनों मिलकर उस रोगाणु को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है? किलर टी सेल। ये जाएगा तो पूछेगा नहीं, हाय हेलो भी नहीं करता है, ये जाएगा तो सीधे, जैसे तुम लोग का ग्रुप होता है ना, कहीं झगड़ा हुआ तो कोई मित्र है, अभी बात ही चल रहा है, सामने वाले जिससे झगड़ा हुआ आएगा और सीधे मारना ही शुरू करेगा, भले बाद में वो पिटा जाए, वो अलग बात है, नहीं पहले मारना शुरू करता है ना, तो वो क्या है? किलर है ना। कैसा है? किलर है। ये जो टी कोशिका है बालक, टी किलर सेल है, ये जाता है और रोगाणुओं को मारना ही शुरू करता है, और रोगाणु को नष्ट करके आपको रोग मुक्त करने का कार्य करता है। तीसरा क्या है? टी सप्रेसर है ना, संदमनक टी कोशिका कहते हो। संदमनक टी कोशिका की आप जब भी बात करोगे, आप एक बात स्पष्ट तरीके से याद रखोगे कि ये जो टी कोशिका है, संदमनक टी कोशिका, ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने का कार्य करता है। क्या करता है? निष्क्रिय करने का कार्य करता है। जैसे वहाँ झगड़ा भी हुआ है तो घर के कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं रहने दो, जाने दो, छोड़ दो, उस प्रकार का ये है। इसका उपयोग कहाँ है? जब अंग प्रत्यारोपण होता है ना, तो अंग प्रत्यारोपण के समय हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, दूसरे का अंग यदि हमारे शरीर में आके लगा है, तो उस अंग को पहचानती है कि दूसरे का अंग है हमारे शरीर का अंग, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, और उस अंग को मारना प्रारंभ कर देगी और उसको नष्ट करेगी, तो आपको हानि पहुंचेगी ना। तो इसलिए सप्रेसर टी सेल उस समय क्या करता है? इस तंत्र को संदमनित करने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है, जिससे हमारा अंग क्या हो? सुरक्षित बच जाए, जिससे हमारा अंग क्या हो? सुरक्षित बच जाए। अब आगे का प्रश्न बोलिए वाला। टीकाकरण।
किसकी बात कर रहे हो? टीकाकरण की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? टीकाकरण की बात कर रहे हो। तो आप इंग्लिश में इसको वैक्सीनेशन कहते हो। क्या कहते हो? वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को जानने से पहले वैक्सीन को जानो, टीकाकरण को जानने से पहले किसको जानो? टीका को जानो। तो टीका क्या होता है? टीका हम लगाते हैं ना, लगाए कि नहीं? अभी लगाए हैं ना। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद टीका लगाते हैं। तो इस टीका का उस टीके से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कोई आपसे कहेगी चलो टीका लगाया जाए, आप ये टीका समझ के मत पहुंच जाइएगा, वो महाकुंभ और अयोध्या नहीं है, वो इंजेक्शन लगा देंगे सब, ठीक है? टीका का क्या लगा देंगे सब? इंजेक्शन लगा देंगे सब। तो इस भ्रम में नहीं रहना है। अब टीका का मतलब समझिए। जब टीके की बात करोगे ना बालक, तो जिस रोगाणु से रोग उत्पन्न होते हैं, जिस रोगाणु से रोग उत्पन्न होते हैं, उस रोगाणु को हम क्या करते हैं? कमजोर अथवा मृत अवस्था में, कमजोर अथवा मृत अवस्था में आपके शरीर के अंदर क्या कराते हैं? अंतःक्षिप्त कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, प्रविष्ट कराते हैं। और उस द्रव को ही आप क्या कहते हो? टीका कहते हो। क्या कहते हो? टीका। वहां से इस भ्रम में मत पड़ना कि ये टीका नहीं है। कौन सा टीका है? जिस रोगाणु से आपको क्या हो, कोई रोग उत्पन्न हो, उस रोगाणु को ही आपके अंदर अंतःक्षिप्त कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है कमजोर अथवा मृत अवस्था में, जिससे कि वो आप में रोग उत्पन्न न कर पाए, लेकिन उसके खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाए और एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाए। उसको क्या कहते हो? टीका कहते हो। और इस टीका को लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रतिजन और प्रतिरक्षा में अंतर देखना है वाला। प्रतिरक्षी देखो, आप प्रतिजन की बात कर रहे हो वाला और प्रतिरक्षी की बात कर रहे हो। एंटीजन बोलते हो इंग्लिश में। क्या बोलते हो? और प्रतिरक्षी को क्या बोलते हो? एंटीबॉडी बोलते हो। क्या बोलते हो? एंटीबॉडी बोलते हो। जो भी रोगाणु है बालक, जो भी रोगाणु है वो आपके शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे ना, और उन रोगाणुओं को ही आप क्या कहते हो? प्रतिजन कहते हो। क्या कहते हो? प्रतिजन कहते हो। और ये गलती से आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गए, ये AK-47 लेके तैयार रहते हैं सर, जिसको क्या कह रहे हैं? एंटीबॉडी कह रहे हैं। ये तुरंत इनकाउंटर करते हैं। इस प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं वाई के आकार के, ठीक है? ये घेर लेते हैं इनको और घेर के इनके साथ जुड़ते हैं और जुड़ के इनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसको क्या कहते हो? प्रतिरक्षी कहते हो, एंटीबॉडी कहते हो। तो प्रतिजन यानी वे पदार्थ या वे सूक्ष्म जीव जो आपके अंदर किसकी क्षमता रखते हो? रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, उनको क्या? और वे पदार्थ जो इन रोगाणुओं को नष्ट करके आपको रोग मुक्त करने की क्षमता रखते हैं, उनसे क्या समस्या होगी? क्या कर लोगे ना? नेक्स्ट, प्रदाह बोले हो ना, इन्फ्लामेशन इंग्लिश में कहते हैं। इन्फ्लामेशन कहते हो। क्या कहते हो? इन्फ्लामेशन। देखो, जब भी प्रदाह आ जाएगा ना, प्रदाह में आप एक बात याद रखिए
एक शब्द है इंग्लिश का आइटिस। क्या है? आइटिस। जैसे आप सुने होंगे हेपेटाइटिस। क्या सुने हैं? हेपेटाइटिस। यानी हेपेट यानी लीवर होता है, यकृत होता है। यकृत के यदि अंदर प्रदाह हो रहा है तो उसको क्या? हेपेटाइटिस। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई यानी क्या? फेफड़ा। फेफड़े के अंदर प्रदाह हो रहा है तो उसको क्या? ब्रोंकाइटिस। तो प्रदाह का मतलब सामान्य भाषा में समझिए ज्वलन, सूजन। जहां भी ये प्रदाह होगा वहां हमको क्या महसूस होगा? ज्वलन महसूस होगा और सूजन महसूस होगा। उसको ही क्या कहते हो? प्रदाह कहते हो। जैसे आपको किसी मच्छर ने बाइट किया, काटा, तो आप वहां यदि रगड़ते हो, रब करते हो तो वहां पे रेड हो जाता है ना, और रेड हो जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाती है ना, और आपको ज्वलन महसूस होता है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ हीट है बाकी आर्गन के सापेक्ष, तो उसको ज्वलन और सूजन महसूस होगा। उसी को क्या कहते हो? आइटिस। आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को क्या कहते हो? प्रदाह कहते हो। नेक्स्ट, HIV और एड्स का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप देखना है। देखते हैं HIV और एड्स का पूर्ण रूप। H for human, I for immuno deficiency वायरस। एड्स की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखो HIV की बात कर रहे हो ना, H पर क्या? ह्यूमन का मतलब किससे है? मानव से है। किससे है? और इम्यून का मतलब आप इम्यून सिस्टम समझ लीजिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र से समझ लीजिएगा। किससे? प्रतिरक्षा तंत्र से। और डिफिशियंसी का मतलब क्या? कमी। और वायरस का मतलब क्या? विषाणु। अब आप याद रखिएगा कि ऐसे विषाणु जो मानव की प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर दे? कम कर दे, या उसकी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या कर दे? विकृति उत्पन्न कर दे, जिससे उसका प्रतिरक्षा तंत्र सही ढंग से काम न कर पाए, तो उसको क्या कहते हो? HIV कहते हो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हो। ऐसा विषाणु जो मानव के प्रतिरक्षा तंत्र में न्यूनता लाता है, कमी लाता है, उसको क्या कहते हो आप? HIV कहते हो। अब एड्स को जानना है। एड्स का पूरा नाम, और उसके पश्चात हम समझेंगे कि जो एड्स है बालक, वो बैठ जाओ, जो एड्स है इसका मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड। क्या है? एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित होता है। एक्वायर्ड का मतलब क्या? उपार्जित, यानी हम अर्जित किए हैं, ये हमारे पास पहले से नहीं था। ठीक है, ये हमने अर्जित किया है। और इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र से है ना, और डिफिशियंसी का मतलब क्या? कमी। और सिंड्रोम का मतलब क्या? रोग से है, विकार से है। ठीक है, तो ऐसा रोग जिसमें हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में क्या है? कमी है, न्यूनता है, उस विकार को ही एड्स कहते हो। और ये हमारे अंदर जन्म से नहीं होता है, इसको हम कहीं ना कहीं से क्या करते हैं? उपार्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, बायोगैस देखते हैं। बायोगैस
देखो बायोगैस की बात करोगे ना तो मुख्यतः बायोगैस आप मीथेन गैस को कहते हो। किसको कहते हो? मीथेन गैस को कहते हो। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये समझो। बायोगैस प्लांट आप पढ़े होंगे। बायोगैस प्लांट में हम गोबर का उपयोग करते हैं और गोबर में भी स्लरी समझते हो, कर्दन, उसको पानी में घोल के उसके बाद डाला जाता है बढ़िया से। जैसे घर में वो निपाई पुताई होता है ना गोबर से। आप अरे कौन सा वो पर्व है, नवमी में आप क्या करते हो? गोबर का उपयोग करके वहां शुद्धिकरण करते हैं ना। तो नवमी में आप करते हो, छठ वगैरह में भी करते हो। तो आप जब भी गोबर को उस रूप में लेके एक बड़ा सा क्या होता है, हौज होता है, टैंक होता है, उसमें डालते हो। ऊपर उसके क्या लगा होता है? एक वो कैप लगा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। और उससे एक हम पाइप निकाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कर्दन को आप डालोगे कुछ समय पश्चात उसमें कौन सा गैस निर्मित होगा? मीथेन गैस निर्मित होगा। और ये मीथेन गैस जैसे जैसे बढ़ेगा वो कैप ऊपर की तरफ क्या होगा? उठता जाएगा। और जो वो नलिका है उस नलिका से ये मीथेन गैस प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, जिसका उपयोग आप भोजन पकाने में, बल्बों को जलाने में कर सकते हो। तो आपसे बायोगैस सिंपली पूछा गया है तो आप मीथेन गैस को बता सकते हो। नेक्स्ट प्रतिजैविक देखते हैं बालक, प्रतिजैविक क्या होता है, क्या हम समझ पाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब समझना बालक विपरीत। एंटी का मतलब क्या? और बायो का मतलब लिविंग होता है ना, सजीव होता है ना। यानी ये सजीव के क्या है? विपरीत है। ऐसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दे अथवा सूक्ष्म जीवों को मृत कर दे, उसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। और विशेष बात इसको याद रखिएगा कि इसको आप प्राप्त भी सूक्ष्म जीव से ही करते हैं। प्राप्त भी किससे करते हो? और उपयोग किसके खिलाफ करते हो? सूक्ष्म जीवों के खिलाफ ही करते हो। तो आप एक वाक्य में कह सकते हो कि माइक्रोबियल ओरिजिन एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, यानी सूक्ष्मजीवियों से प्राप्त करके सूक्ष्मजीवियों के विपरीत इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक कहलाता है। प्रतिजैविक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने खोजा। किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। कि बड़ी लंबी कहानी है, बताने लगेंगे तो क्योंकि सामान्य प्रश्न है, फिर भी ये याद रखिएगा प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जिससे कि उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक सबसे पहले खोजा गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब के द्वारा। नेक्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्मजीव पूछा गया है बालक ना। तो सबसे पहले तो समझो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। किसकी बात कर रहे हो? स्थिरीकरण की, फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हो या नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात कर रहे हो। तो जब भी आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करोगे बालक, तो आपको याद रखना है ये ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो पौधों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो करते ही हैं,
साथ साथ इसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, रहने के लिए स्थान और अपना पोषण प्राप्त ये उन्हीं पौधों से करते हैं। आप दो सूक्ष्म जीवों का पूछा गया है ना, तो एक का नाम बता देना एनाबिना और दूसरे का नाम बता देना नॉस्टॉक। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, राइजोबियम वगैरह हैं, आप याद कर सकते हो, जो बड़े पौधों की जड़ों में उपस्थित होते हैं और जड़ों में उपस्थित होकर क्या करने का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने पिछले प्रश्न में यही बताया वाला, जब आप प्रतिजैविक पूछे हमसे कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने की और उसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, माइकोराइजा। देखो माइकोराइजा की आप बात करोगे ना, तो यहाँ भी स्पष्ट है, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका संबंध वाला बड़े पौधों के जड़ों से होता है। किससे होता है, बड़े पौधों के जड़ों से होता है। और ये बड़े पौधों के जड़ों में इस प्रकार रहते हैं जिनसे इन्हें क्या प्राप्त हो, पोषण प्राप्त हो, और पोषण के साथ साथ ये वहीं रहते भी हैं और इसके फलस्वरूप बड़े पौधों का लाभ होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके बड़े पौधों को ये देते हैं। ये एक प्रकार से सहजीवी संबंध भी है बड़े पौधों और सूक्ष्म जीवियों के बीच में, जिन्हें आप माइकोराइजा कहते हो। और बड़े पौधों के जड़ों में ये रहते हैं और वहाँ गांठ बन जाती है बालक। आप देखना माइकोराइजा का जब स्ट्रक्चर वगैरह आप देखोगे ना, तो गांठ जैसी संरचना बन जाती है जहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, बीओडी की बात कर रहे हैं, देखते हैं बीओडी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करोगे ना, तो ऐसे ऑक्सीजन की आप बात करते हो जो जल में उपस्थित है। जल में यदि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त न हो तो जो भी जलीय जीव है, जलीय प्राणी है, जीवित रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे। इसलिए यदि जल में ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं है, जल का बीओडी बहुत ही क्या है, कम है, तो वो सूक्ष्म जीवों के लिए उचित नहीं होगा और वहाँ पे सूक्ष्म जीव या जलीय प्राणी अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, वाहित मल उपचारण सुना होगा, उसमें जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिससे कि उसमें जीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम बहुत स्तर पे प्यूरिफाई करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उसमें क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, यही क्या कहलाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। नेक्स्ट, वाहित मल। सीवेज की बात करते हो, वाहित मल की बात करते हो, और वाहित मल की जब आप बात करते हैं ना बालक, आप याद रखिएगा कि ऐसे मल की बात करते हो जो शहरों की गंदगियां होती हैं, वो नालों के द्वारा बहती है ना, उस मल को हम क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं, जिसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा शुद्धिकृत करके उस जल का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, सिंचाई के रूप में,
कपड़ों को धोने के रूप में और भी विभिन्न कार्यों में उस जल का उपयोग आप कर सकते हो। वाहित मल से आप बस यही याद रखोगे कि जो भी शहरों की गंदगी वाला जल होता है उस जल को ही क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं, जिसे वाहित मल प्लांट द्वारा उपचारित करके हम शुद्धिकृत करके एग्रीकल्चर में उपयोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर समझते हैं ना, कृषि क्षेत्र में उसका क्या कर सकते हो आप, उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसी को क्या कहते हो, वाहित मल। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है बालक, आपसे पूछा गया है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, बायोटेक्नोलॉजी जानते हो ना, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करते हैं। इसमें आप बहुत सारे एंजाइमों का नाम बता सकते हो, लेकिन पहले मात्र 2 ही एंजाइम पूछा गया है ना। एक आप बता दो प्रतिबंधन एंजाइम, डीएनए को तोड़ने का काम करता है ना, और दूसरा आप बता दो लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है डीएनए को, तो एक तोड़ रहा है और दूसरा जोड़ रहा है। नेक्स्ट, पुनर्योगज डीएनए की बात कर रहे हो वाला, देखते हैं पुनर्योगज डीएनए। कितने प्रश्न देख चुके हैं अभी, 35 नंबर तक देख चुके, 33। अच्छा, बहुत देख लीजिए बालक। पुनर्योगज डीएनए की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पुनर्योगज डीएनए की बात कर रहे हो। अब यहाँ देखो, इसको आरडीएनए कहते हैं। कौन सा डीएनए, आर फॉर रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसी को हिंदी में क्या कहते हो, पुनर्योगज डीएनए कहते हो। अब आप समझिए, एक जीवाणु है ई कोलाई, इस जीवाणु का नाम क्या है बालक, ई कोलाई, और इस जीवाणु के अंदर इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, इस आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, इस आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ई कोलाई है, इस्चेरिशिया कोलाई है, इसमें अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है, और इस अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए को क्या कहते हो, प्लाज्मिड कहते हो। क्या कहते हो, प्लाज्मिड कहते हो। अब इस प्लाज्मिड को हम यहाँ से निकालते हैं, इस प्लाज्मिड को क्या किया, निकाल लिया, और इस निकले हुए प्लाज्मिड को काटते हैं। क्या कर देते हैं, काटते हैं। काटने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग करोगे, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करोगे और इसको काट दोगे, और काटने के पश्चात जो मनचाहा डीएनए खंड है, जो हमारा मनचाहा डीएनए खंड है, मनचाहा डीएनए खंड का मतलब क्या, ऐसा डीएनए खंड जिससे हम जो उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कोडिंग उसके अंदर हो। इस डीएनए खंड को इस कटे हुए प्लाज्मिड के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। किसकी मदद से,
लाइगेज एंजाइम की मदद से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये मनचाहा डीएनए खंड यहाँ पे जुड़ गया। अब ये जो डीएनए प्राप्त हुआ इसको आप क्या कहते हो, आरडीएनए कहते हो, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और इस पुनर्योगज डीएनए को फिर से कहाँ अंतःक्षिप्त कराते हो या प्रविष्ट कराते हो, ई कोलाई में। और आपको पता है प्रत्येक 20 मिनट में ये क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। और विभाजित होके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2028 so on। जीवाणुओं का निर्माण करेंगे ना, लगभग 28 से 30 बार विभाजन करके ये करोड़ों की संख्या में जीवाणु हो जाएंगे। और जब इनकी संख्या करोड़ों की हो जाएगी तो आप बताओ बालक, जो आपका मनचाहा डीएनए खंड है उसका भी संख्या करोड़ों में हो गया ना, और उससे आप मनचाहा उत्पाद प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रतिबंधन एंजाइम। देखते हैं बालक प्रतिबंधन एंजाइम को क्या है। सब तो एकदम वो एंकर की तरह प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न में प्रश्न किए जा रहे हो। चलो आज आंसर देते हैं प्रतिबंधन एंजाइम का। देखो ये डीएनए है, क्या है वाला, डीएनए। और इस डीएनए को हम काटते हैं, और इस डीएनए को काटने के लिए हमारे पास कोई कैंची नहीं होता है। किसी कपड़ा को काटना है तो कैंची होता है ना वाला, कैंची से काट देते हो। लेकिन कोशिका हमको दिखती है क्या, नहीं दिखती है। कोशिका में केंद्रक दिखता है क्या, नहीं दिखता है। केंद्रक के अंदर ये डीएनए उपस्थित है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए है, ये दिखेगा हमको। तो कैंची से हम काट पाएंगे क्या, तो आनुवांशिकी का कैंची या जैव प्रौद्योगिकी का कैंची आप जिसे कहते हो क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम है, जिससे डीएनए को हम खंडों में बांट सकते हैं। और ये प्रतिबंधन एंजाइम 2 प्रकार का होता है। एक जो डीएनए को बाहर के सिरों से काटे, एक क्या, जो डीएनए को बाहर के सिरों से काटे उसको क्या कहते हो, एक्सोन्यूक्लिएज। क्या कहते हो, एक्सोन्यूक्लिएज। और जो अंदर से काटे, डीएनए को क्या काटे, अंदर से काटे, उसको क्या कहते हो, इंडोन्यूक्लिएज कहते हो। क्या कहते हो, इंडोन्यूक्लिएज। तो प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज क्या करेगा, डीएनए को सिरों से काटेगा, और प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज क्या करेगा, डीएनए को मध्य भाग से काटने का कार्य करेगा, जिससे आपको मनचाहा डीएनए खंड प्राप्त हो सकता है। क्या होता है, नेक्स्ट, जेल विद्युतीकरण देखते हैं। कहीं पे जेल होगा, कहीं पे जेल होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में आप कहते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप समझिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल वैद्युतीकरण क्या होता है। हमने अभी अभी डीएनए को काटा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से। अब आप काट रहे हो, साग काटे हो, साग घर पे, तो ऐसा थोड़े कि सभी एक बराबर होगा, कोई छोटा कोई बड़ा पीस हो जाता है ना। या पनीर ज्यादा तुम लोग को पसंद है, पनीर काटे हो तो कोई स्लाइस छोटा कोई स्लाइस बड़ा हो जाता है ना। वैसे ही आप भले प्रतिबंधन एंजाइम से काट रहे हो, डीएनए के खंड जो होते हैं वो अलग अलग आकार के हो जाते हैं। और जेल वैद्युतीकरण तकनीक से हम उन डीएनए के खंडों को एक नियमित क्रम में व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। देखिए कैसे व्यवस्थित करते हैं।
एक जेल होता है बालक, एगारोज जेल। क्या होता है? जिसे हम शैवालों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जेलिडियम और ग्लेसिलारिया नामक शैवाल है। एकादश में आप पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, जेलिडियम और ग्लेसिलारिया। उन शैवालों से इस जेल को प्राप्त करते हैं। जेली जैसी संरचना होगी, जैसे कोलगेट है ना, जैसे वो आप लोग फेस वॉश यूज करते हो ना, वैसे ही जेली जैसी ये संरचना है, जिसको आप क्या कह रहे हो? एगारोज जेल कह रहे हो। तो इसको जैसे आप रोटी बनाते हो ना, रोटी वैसे इसको फैला देते हैं। आटे, गूथे हुए आटे की बात, इसको क्या करते हैं? फैला देते हैं और फैला के इसमें गड्ढे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गड्ढे कर देते हैं। और इन गड्ढों में हम कटे हुए डीएनए को क्या कर देते हैं? डाल देते हैं और इसको विद्युत धारा से क्या कर देते हैं? जोड़ने का कार्य कर देते हैं। आप बताओ, डीएनए में फॉस्फेट होता है ना, PO4 - तो डीएनए ऋणावेशित। तो आप बताओ, डीएनए ऋणावेशित है, वो धन ध्रुवों की तरफ जाएगा कि नहीं? वो कैसा ध्रुव है? ऋण ध्रुव है ना। तो आपको पता है कि विपरीत आवेश आपस में क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं ना। तो ये जो ऋणावेशित डीएनए है वो किसकी तरफ जाएगा? धनावेश की तरफ जाएगा। और ये क्या होते हैं? क्रमवार ये आकार के हिसाब से क्या होते जाते हैं? व्यवस्थित होते जाते हैं। तो जेल वैद्युतीकरण तकनीक से हम कटे हुए डीएनए खंडों को क्या करते हैं बालक? एक क्रमवार व्यवस्थित करते हैं, जिससे हम अपना मनचाहा डीएनए खंड प्राप्त कर सके। इससे हम मनचाहा डीएनए खंड क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, पारजीवी जंतु है बालक, ट्रांसजेनिक एनिमल। पारजीवी जंतु देखते हैं। पारजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हो, पारजीवी जंतु कहते हो। जैसे बालक, किसी भी जंतु का विकास एक नियमित प्रक्रम के द्वारा होता है ना। कोई जंतु है, उसका विकास होना है, मान लो मानव का विकास होना है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। संलयन से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा और युग्मनज विकास करके विभेदित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण से क्या डेवलप होगी? संतति डेवलप होगी, संतति का विकास होगा। यही होता है प्रक्रिया। तो जैसे आप पारजीवी जंतु की बात करते हो ना, ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीवी जंतु में ऐसा नहीं होता है। हम जैव प्रौद्योगिकी का मदद लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के मदद से, जैव प्रौद्योगिकी के मदद से हम बाह्य वातावरण में जो इनकी कोशिका है, जिस जंतु को क्या करना है? तैयार करना है। इनकी कोशिका से इस जंतु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं कृत्रिम रूप से। किस रूप से? कृत्रिम रूप से। उस प्रकार के जंतुओं को आप क्या कहते हो? पारजीवी जंतु कहते हो। जैसे डॉली का नाम सुने हो ना, भेड़ का निर्माण किया गया है पहले ना, डॉली उसका नाम रखा गया था। ठीक है, वो पारजीवी जंतु का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट, बायोपायरेसी बहुत ही बेहतर शब्द है। बायोपायरेसी के साथ एक और शब्द जुड़ता है, बायोपेटेंट। दोनों को समझते हैं।
बायो पायरेसी एवं बायो पेटेंट की बात कर रहे हो ना। अब देखो, जब हम बायो पायरेसी की बात करते हैं, बायो पेटेंट की बात करते हैं, तो कोई भी डिस्कवरी होती है या कुछ भी हम नया खोज करते हैं तो उस पे अधिकार तो हमारा होना चाहिए ना। लेकिन यदि उस खोज को किसी ने क्या कर दिया, चुरा लिया, उसमें क्या हो गई, पायरेसी होगी। क्या हो गई, पायरेसी। जैसे विंडोज यूज करते हो ना लैपटॉप में, तो कहते हो ना ये पायरेटेड है। क्या है, पायरेटेड है, यानी ओरिजिनल नहीं है, वो हमने चुराया है एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है, उसका डुप्लीकेट है। तो जब भी बायो पायरेसी की बात कर रहे हो, तो जो आपने खोज किया, जो निर्माण किया, उसको किसी तरीके से हम क्या कर लें, चुरा के और उसको रिप्रोड्यूस कर दें, उसी को आप क्या कहते हो, बायो पायरेसी कहते हो। जैसे एक उदाहरण दिया होगा हमने बासमती का। बासमती जो चावल था, उसको अमेरिका की एक कंपनी ने टैक्समती के नाम से क्या किया था, पेटेंट कराया था ना। तो उसपे भारत सरकार ने बाद में क्या किया, रोक लगवाया, जिसपे बाद में रोक लगा और बताया कि ये बासमती कहाँ की ओरिजिन है, भारत की ओरिजिन है। इसमें पहला अधिकार किसका होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। तो जिस चीज को आप पेटेंट करा लेते हो, रजिस्टर्ड करा लेते हो, उसको ही क्या कहते हो, बायो पेटेंट। उसपे आपका एकाधिकार हो जाता है, आप जब तक कि उसको दूसरे के एकाधिकार में नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मानव इंसुलिन की बात की जा रही है। क्योंकि मानव इंसुलिन की बात की जा रही है, तो इसको जैव प्रौद्योगिकी से ही जोड़ के देखना होगा बालक। देखते हैं, पहले तो इंसुलिन देखते हैं। देखो, आप जो भी भोजन सेवन करते हो, उस भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व के रूप में क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, यही लेते हो ना, भोजन से यही प्राप्त होता है। तो अब इस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, और इस ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जुड़ के ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये ग्लूकोज के जो अणु हैं, ये जुड़ के किसका निर्माण कर रहे हैं, मानव में जो संचयित खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ये जिस हार्मोन की उपस्थिति में होता है, उस हार्मोन को आप क्या कहते हो, इंसुलिन कहते हो। और अग्न्याशय का नाम सुने हो ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अग्न्याशय, पत्ती सदृश संरचना होता है। अग्न्याशय में क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन पाया जाता है, क्रिप्स की दीपिकाएं। अब उस क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन में 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को आप कहते हो अल्फा सेल, एक को क्या कहते हो, अल्फा सेल। दूसरे को क्या कहते हो, बीटा सेल। और तीसरे को क्या कहते हो, गामा सेल कहते हो। आप ये याद रखिएगा कि जो बीटा सेल है, इस बीटा सेल से किस हार्मोन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन का कार्य क्या, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना।
किसी कारणवश यदि आपकी बीटा सेल जो है, यदि आपकी बीटा सेल नष्ट हो जाती है तो बताओ बालक, क्या इंसुलिन का निर्माण हो पाएगा क्या? तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल पाएगा क्या? और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या? और आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हो, मधुमेह के रोगी हो जाते हो, और सामने मीठी चीज रहते हुए भी खा नहीं पाते हो, कहते हो इच्छा नहीं है। अब सामने वाले से ये नहीं कहते हो कि मधुमेह के हम रोगी हैं, क्या कहते हैं? इच्छा नहीं है। जैसे हम 10-12 कप कॉफी पी पाते हैं ना, वही मधुमेह के रोगी होते तो पी पाते क्या? क्या कह देते? इच्छा नहीं या कॉफी मुझे पसंद नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि हम किस रोग से ग्रसित हैं, मधुमेह से हैं, हमको पसंद नहीं है। मानव अपनी हार मानता है? कभी नहीं मानता है। सबसे विकसित प्राणी है मानव, ठीक है। वही कह दीजिए आप शेर है, कितना खुश हो जाते हो तुम सब, और कह दो जानवर है, तुरंत गुस्सा हो जाओगे। शेर भी क्या है? जानवर ही है ना, मानव की प्रकृति होती है। अब सुनो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलने का कार्य इंसुलिन का, और बीटा सेल अपक्षयित हो गया है तो इंसुलिन नहीं बन रहा है। अब हमको खाना ही है मीठा। मान लो हम मीठा नहीं लें, लेकिन आप चावल खाओगे उसमें शर्करा मिलेगा, आलू खाओगे उसमें शर्करा मिलेगा, रोटी खाओगे वहां से भी शर्करा आपको मिलना ही है। तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसके लिए हमको कृत्रिम इंसुलिन निर्मित करने की आवश्यकता पड़ती है। पहले के समय में जब हमारा जैव प्रौद्योगिकी इतना विकसित नहीं था, बायोटेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तो हम क्या करते थे कि जो भी एनिमल्स हैं जैसे कि पिग वगैरह, इनके फेट्स ऑफ लिवर को निकाल के वहां से इंसुलिन प्राप्त करते थे और फिर मानव को वो दिया जाता था। तो एक तो आप जानवर को हानि पहुंचा रहे हो, और दूसरा संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। संक्रमण का खतरा भी क्या होता रहता है? बना रहता है। एक जानवर को हानि, दूसरा संक्रमण का खतरा, तो बहुत ही क्या है वो बेकार चीजें थी। जानवर का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, और दूसरे में क्या हो रहा है? उससे खतरा भी है।